ओके। सो मेरा नाम है कमलवीर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। शुरू करते हैं आज का इस सेशन। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैं आपको ना यहाँ पे बताता चला जाऊंगा कि कुछ तो पॉइंट्स हैं, मतलब कंसेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, उसे आपको डेवलप करना है। इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। ऑन द अदर हैंड आपको कुछ फैक्ट फिगर्स को नोट डाउन करना है, वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि इन सारी चीजों को लिखते चले जाओ। वो कुछ एक्ट हो सकते हैं, वो कुछ आर्टिकल होंगे, वो कुछ केसेस के नाम होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होंगी, ठीक है। उन्हें आपने लिखना है और ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसे डेवलप करने की कोशिश करनी है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक मैंने सेशन भी लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज के ऊपर, है ना। जिस भी किसी बॉडी के बारे में, जिस भी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जिसे बाद में किसी एक्ट के साथ बनाया गया हो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ये एक स्वायत्त संवैधानिक आप क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। और इसका काम क्या है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? तो इसका काम है यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को रन करना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी इलेक्शंस हैं उन सभी को क्या करना? कंडक्ट करना। जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी इलेक्शन है। इन्हें कौन कंडक्ट करता है, कौन एडमिनिस्टर करता है? तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये बॉडी है जो देश के सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगी। ओके, सो ये बेसिक चीज है। आई होप आपको बेसिक चीज क्लियर हुई होगी कि इलेक्शन कमीशन है क्या। उसके बाद स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो ओरिजिनली शुरुआती दौर में इसका एक ही मेंबर होता था, ठीक है। ये जो पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें एक ही मेंबर था। वो कौन था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। लेकिन अभी ये पहली लिखने वाला पॉइंट आ गया है कि ओरिजिनल में एक ही मेंबर हुआ करता था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा, ये दूसरा पॉइंट लिखना है, क्या हुआ? इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। यानी कि एक से ज्यादा मेंबर्स अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होंगे। तो एक होगा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो उसकी हेल्प के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो पहला पॉइंट कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक ही मेंबर होगा, लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया 1989 में कि 3 मेंबर होंगे, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 दूसरे मेंबर्स। तो ये 2 पॉइंट्स आई होप आपने लिख लिए होंगे। इसके अलावा इसका एक सेक्रेटरिएट भी है, यानी कि सचिवालय है, जो कि कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। यहां तक आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ और पॉइंट्स जो आपको यहां से नोट डाउन करने हैं कि अपॉइंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को? तो इसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट इस स्लाइड का। इनका फिक्स्ड टेन्योर है। दूसरा पॉइंट, ये फिक्स्ड टेन्योर क्या है? 6 साल या फिर 65 ईयर्स की इनकी एज हो जाती है। चाहे इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया हो, मान लो इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया हो और उसके बाद ये 6 साल तक अपने पद के ऊपर, पोजीशन के ऊपर रह सकते हैं। और 6 साल जब तक ये रह रहे थे, मान लिए जब इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो इनकी एज थी 62, तो ये सिर्फ 3 ही साल रह पाएंगे, क्योंकि 3 साल में 65 ईयर्स के हो जाएंगे, है ना। तो चाहे 65 इनकी टोटल एज पहले हो जाए या 6 इयर्स इनके टोटल पद पे रहने के दौरान हो जाए, तो जो भी चीज पहले हो जाती है इन्हें उसके बाद आप कह सकते हैं कि पद से निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सेम स्टेटस है इनका जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। सेम स्टेटस किस चीज में? सैलरीज में, ठीक है।
जो इन्हें सैलरीज दी जाती है। इसके अलावा इन्हें अपनी पोजीशन से हटाया कैसे जा सकता है, रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो भी प्रोसीजर सेम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसीजर है। सेम प्रोसेस के साथ इन्हें भी रिमूव किया जा सकता है अपनी पोजीशन से। तो हमने क्या क्या लिखा यहां से, नंबर 1 अपॉइंटमेंट प्रेजेंट करता है, फिक्स्ड इनका टेन्योर है, सेम स्टेटस है इनका सैलरी के मामले में, रिमूवल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के इक्वल है। सो रिमूवल प्रोसेस देख लेते हैं। तो जिस तरीके से जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि कैग, इन्हें रिमूव किया जाता है, सेम उसी तरीके से इन्हें भी रिमूव किया जाता है। रिमूवमेंट के पीछे, ठीक है, रिमूव कैसे किया जा सकता है कि क्या होना चाहिए, अगर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये कोई मिसबिहेव कर रहे हैं या इनकेपेबल है अपना फंक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। दो रीजन है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, इसे डिफाइन नहीं किया गया, दो वर्ड ही है। तो क्या हो सकता है, पार्लियामेंट इन्हें क्या कर सकती है, इस ग्राउंड के ऊपर इन्हें रिमूव कर सकती है। कैसे, स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेंबर्स अगर ये कहते हैं, वोट करते हैं इसके अगेंस्ट, इसके मान लो सपोर्ट में, ऐसे एलिगेशन के सपोर्ट में कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, 2/3 है ना, 2/3 मेंबर करते हैं अगर ऐसा, तो इन्हें रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। 2/3 होना चाहिए जो कि प्रेजेंट है ना। मान लीजिए, मान लीजिए यहां पे 100 लोग प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हुई है, इसका 2/3 कितना होगा, 66 पॉइंट, ठीक है, 66 होगा। लेकिन ये कितना होना चाहिए, 50% से ज्यादा। 50% किससे, 545 के 50% से ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो ये टोटल स्ट्रेंथ भी है, ये जो 66 बन रहा है, ठीक है। सो उसके बाद इन्हें रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है अगली चीज कि जहां पे हम प्रेसिडेंट को जब रिमूव किया जाता है, तो रिमूवल प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस चलता है उसके लिए वर्ड यूज होता है इम्पीचमेंट, है ना, इम्पीचमेंट, है ना। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए, जजेस के रिमूवल के लिए, कैग के रिमूवल के लिए, सीईसी के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट वर्ड नहीं, रिमूवल वर्ड ही यूज होता है, ठीक है। द टर्म इम्पीचमेंट इज ओनली यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट, और जिसके लिए मेजोरिटी 2/3 चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस, नॉट यूज्ड एल्सवेयर, ओके। मतलब अभी तक नहीं यूज हुआ है। अभी ये चीज लिखने वाली है थोड़ी सी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 15, फर्स्ट पॉइंट, सॉरी पार्ट है 15, आर्टिकल्स हैं 324 टू 329, दूसरा पॉइंट, ठीक है। और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को, पहली बारी। 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स आपको यहां पे लिखने हैं, ओके। सो 15th पार्ट में क्या लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन होगा एक इलेक्शंस करवाने के लिए इंडिया में। इसके अलावा इसी पर बेस्ड 25 जनवरी 1950 को हमने इलेक्शन कमीशन की स्थापना की है। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स हैं 324 टू 329, ये किससे जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की पावर से, फंक्शन से, टेन्योर, एलिजिबिलिटी एटसेट्रा, इन सारी चीजों से। ये आर्टिकल्स है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं। 324 किस चीज के बारे में, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो 324 बताता है कि जो इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस है, इलेक्शन को डायरेक्ट करने का काम है, इलेक्शंस को कंट्रोल करने का काम है, ये सारे काम किसके पास होंगे, इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। 325 है, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex। तो किसी भी इंसान को हम आप कह सकते हैं कि इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर कर सकते कि उसकी कास्ट, रिलीजन, रेस या किसी भी चीज पर बेस्ड है ना, कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके बाद है इलेक्शंस टू द हाउसेज ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
स्टाफ्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, है ना। तो जितने भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन होंगे अडल्ट सफरेज पर बेस्ड होंगे, यूनिवर्सल सफरेज पर बेस्ड होंगे। अडल्ट सफरेज का मतलब है कि जो भी अडल्ट के लिए हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे एज, पहले ये 21 ईयर्स थी, अभी 18 ईयर्स है, कि वो सभी इसमें फिर वोट कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के साथ एसोसिएटेड हो। 327 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। तो जो अभी पार्लियामेंट है वो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस कर सकती है, ठीक है, इलेक्शन से जुड़े हुए कुछ चेंजेस कर सकती है टाइम टू टाइम, पावर है पार्लियामेंट के पास। इसके अलावा जो स्टेट आप कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके पास भी पावर दी गई है इन इलेक्शन या प्रोसेस में, आप कह सकते हैं कि इसमें रिफॉर्म करने की। ओके, लास्ट में बार टू इंफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ये तो है ही जिसे हम आप कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। फंक्शंस ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस की बात करते हैं। क्या क्या काम है इसके, जो हमने देखा पहले 324 है ना, 324 के अकॉर्डिंग क्या इसका काम है, सुपरिटेंडेंट करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना सारे इलेक्शन प्रोसेस को। दूसरा काम है इलेक्शन के शेड्यूल को बनाना कि कब इलेक्शन होंगे कब नहीं होंगे, पेरियोडिकली टाइमली इलेक्शन करवाने 5 साल के बाद। इसके अलावा बाय इलेक्शन, कभी कोई पद खाली हो जाए तो उसके लिए बाय इलेक्शन करवाना बीच में। इसके अलावा इलेक्टोरल पोल्स को बनाना, प्रिपेयर करना, जो आप कह सकते हैं कि अडल्ट हो चुके हैं उनके लिए रोल तैयार करना, यानी कि ये सारे वोट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करना, ये सारी चीजें इसमें आप कह सकते हैं शामिल है। सारे काम इसके होते हैं इलेक्शन से जुड़े हुए। इलेक्शन से जुड़ी बहुत अच्छी मूवी है हिंदी, न्यूटन, तो कभी टाइम लगे तो वो देखना, आपको काफी चीजें और सीखने को और इसके साथ जुड़ी हुई जानने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्या है, ये रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, अलॉट करता है सिंबल्स, है ना, जो पार्टीज होती है ना, और कुछ के तो आपको पता है कि रिजर्व होते हैं सिंबल्स, है ना। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है इसका, ये इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में एडवाइज कर सकता है पार्लियामेंट को, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसे भी इशू करना इसी का काम होता है। ये क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही, है ना। इसके अलावा ये सेट करता है लिमिट्स कैंपेन एक्सपेंडिचर के लिए कि पर कैंडिडेट और पर आप कह सकते हैं कि पर कैंडिडेट है वो कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कर सकता है इलेक्शन कैंपेन में, है ना, तो कितना एक्सपेंस कर सकते हैं वो चीज भी ये सेट करता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ये पॉइंट्स लिख लेने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस में क्या क्या देखना है हमें, क्या एवोल्यूशन हुआ है। पहले इलेक्शन हुए 52 में, पहले इसका काम होता था सिर्फ किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। अभी इसका काम अगला क्या जुड़ गया है फंक्शन, या क्या इसकी नई अप्रोच है, तो नई अप्रोच इसकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन को इंश्योर करवाना ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट करें वोट में, है ना, इलेक्शन में। ये अभी ये कोशिश करते हैं कि इस तरीके से इलेक्शन करवाए जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करवाए करें, उन्हें अवेयर करना, ये सारी चीजें, यही मैं बोल रहा हूँ, इसी से जुड़ी हुई है न्यूटन मूवी। इसके अलावा है ये एक और चीज है जो इसमें आपने याद रखनी है कि ये डिसिप्लिनिंग की भी कोशिश करता है कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी हो, इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी हो। अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो ये उसे डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, उस मतलब ये, लेकिन आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ऐसी सिर्फ बातें हैं, ठीक है। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या याद रखना है, इसका काम है सारी लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाना उस स्टेट में, ओके। दूसरी चीज है ये जो काम है कि एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, इसके बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 243 के क्लोज 1, ये पहली चीज है। दूसरी चीज इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सारे इलेक्शंस है पंचायत के, म्युनिसिपैलिटीज के, ये यही करेगा, कंडक्ट करवाएगा। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो इसका एक मेंबर होगा, उसे कौन अपॉइंट करेगा, तो उसे अपॉइंट करने वाला होगा गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपने लिख लेना है 243 के क्लोज 2, और ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बार बार, तो इसलिए इसे लिख लीजिएगा। इट स्टेट्स दैट द टेन्योर एंड द अपॉइंटमेंट विल बी डायरेक्टेड एज पर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो टेन्योर है
वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। स्टेट का आप क्या सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी कानून बनाती है कि इसका टर्म कितना होगा वो उतना ही होगा। ओके, एक चीज अलग है कि इसे रिमूव नहीं किया जा सकता, शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट, कि इसी तरीके से इसे आप कह सकते हैं कि रिमूव किया जा सकता है जैसे जज को किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज एंड द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, इसके पास अथॉरिटी है रजिस्टर करने की पॉलिटिकल पार्टीज को, किसके? अंडर सेक्शन 29A। किस एक्ट के? रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29A के अंडर ये रजिस्टर कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो एथिक्स इन गवर्नेंस 2007 में एक रिपोर्ट सामने आती है। ये रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि किस कमीशन की थी? इस कमीशन को हेड किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने, वीरप्पा मोइली। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका है वीरप्पा मोइली, उनके द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, 6 मेंबर कमीशन था, वो इसके हेड थे। वो एक रिपोर्ट लेके आते हैं एथिक्स इन गवर्नेंस 2007 के नाम से। इसमें कुछ सुजेशंस दिए गए थे इलेक्शन कमीशन के बारे में। पहली चीज, पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन शुड बी अवेलेबल, कि जो स्टेट है वही इलेक्शन को फंड करेगी। ओके, अभी तो क्या है कि हर एक पार्टी, हर एक कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग अपना जो आप क्या सकते हैं एक्सपेंडिचर करता है, उन्हें इलेक्शन को, उनके इलेक्शंस को फंड करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, कहते हैं कि स्टेट उन्हें फंड करेगा। उसके बाद टाइटनिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसे टाइटनिंग करना। उसके बाद है पावर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड टू बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अभी क्या है, ये पावर किसके पास है? अभी ये पावर किसके पास है? तो अभी ये पावर है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के पास। ये क्या कहते हैं कि ये पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होनी चाहिए। मतलब जो असली पावर तो इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? एडवाइस करेगा कि इसको हटा दिया जाए, इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट या गवर्नर उसके ऊपर डिसीजन ले। Such an amendment to the law is said to be necessary in the light of the long delays seen in some recent cases। तो ये बात तो आप कह सकते हैं जनरल बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन की। पहली तो स्टेट फंड इलेक्शन, दूसरा एंटी डिफेक्शन लॉ को टाइटनिंग करना, तीसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी पावर लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन और आप कह सकते हैं कि स्पीकर के पास नहीं हो बल्कि इलेक्शन कमिश्नर के पास हो। ये कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। रिपोर्ट का नाम एथिक्स इन गवर्नेंस 2007, और इसे हेड किसने किया था इस कमीशन को? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका वीरप्पा मोइली। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कब लाया गया? पहला पॉइंट 1967 में। ओके, दूसरा पॉइंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मिसयूज ना करे ऑफिशियल रिसोर्सेज का जब वो पावर में हो, जब वो कैंपेन कर रही हो। तीसरा पॉइंट, इसके लिए ये क्यों बनाया गया है? तो इसलिए बनाया गया कि एक स्टैंडर्ड पे आके सभी पार्टीज एक आप कह सकते हैं कि एक ऑनेस्ट कंपटीशन हो सारी पार्टीज में। उसके बाद ये कब शुरू हो जाता है? जैसे ही आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है इलेक्शन के बारे में, उस दिन से ये शुरू हो जाता है, और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते उस टाइम तक ये बना रहता है कोड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगली चीज आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी, इसका कंटेंट क्या है? इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है पार्टीज के बारे में कि वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। अगली चीज, अगर कोई पार्टी आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इसे वायलेट करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके रिकॉग्निशन को सस्पेंड कर सकता है। ओके, लास्ट में है कि इसे कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस अभी तक नहीं मिला है, यानी कि किसी एक्ट के साथ इसे नहीं बनाया गया है,
तो अभी वॉलंटरी डिजायर है, आप कह सकते हैं कोई पार्टी से मानना चाहती है कि नहीं पे करना चाहती, उसके ऊपर ये होता है। अभी बार बार आपने एक चीज देखी है कि गवर्नेंस इन एथिक्स की जो रिपोर्ट है उसमें भी, एथिक्स इन गवर्नेंस की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये बात की गई। इसके अलावा अलग अलग जगह स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात की गई है ना। इसके अलावा आपको पता है कि रिसेंटली इसके बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती रही है कि जो किस तरीके से फंड किया जाए इलेक्शन को, है ना, उस सारी चीजों के बारे में। तो स्टेट फंडिंग की बात करने वाले कुछ पार्टीज है, उनके नाम आपको लिखने हैं कि जिन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। ये है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 1971 1972 में इसने रिकमेंड किया। इसके अलावा ताराकुंडे कमेटी है जिसे जयप्रकाश नारायण ने सेटअप किया था, इसने भी यही रिकमेंडेशन की। दिनेश गोस्वामी कमेटी है 1990, इसका भी रिकमेंडेशन था। इसके अलावा मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, किसकी चेयरमैनशिप में, इंद्रजीत गुप्ता की चेयरमैनशिप में 1998 में। आप कह सकते हैं कि इसने भी इसी चीज को रिकमेंड किया था कि स्टेट को फंड करना चाहिए इलेक्शंस को। ये 4-5 चीजें लिख लीजिएगा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद केस में क्या कहा है, क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन दिया है कि जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से असेंबली इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन की बात को फॉलो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल इलेक्शंस है, पंचायती इलेक्शंस है, उस टाइम पे स्टेट इलेक्शन कमीशंस की बात को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात को फॉलो किया जाता है। तो ये कहने की यहाँ पे बात हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस को फॉलो किया जाता है असेंबली इलेक्शंस के दौरान। ओके, अभी जब हम कुछ देख रहे हैं रिकमेंडेशंस को, सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की। अभी जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन क्या है, तो उसकी रिकमेंडेशन ये है कि जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, तो गवर्नर को क्या करना चाहिए, एक कॉलेजियम की एडवाइस के ऊपर ही इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चाहिए। और ये कॉलेजियम कैसे बनेगा, तो ये कॉलेजियम में एक तो होगा चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का, दूसरा होगा स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा मेंबर होगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या कहा कि एक कॉलेजियम के साथ ही जो आप कह सकते हैं कि गवर्नर्स को उसी की एडवाइस के ऊपर क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। और उस कॉलेजियम में कौन कौन होगा, एक तो होगा चीफ मिनिस्टर, प्लस एक होगा लीडर ऑफ ओपोजिशन, प्लस एक इंसान कौन होगा, तीसरा इंसान होगा स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके द्वारा कॉलेजियम बनेगा, उनकी एडवाइस के ऊपर ही गवर्नर किसे अपॉइंट करेगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। और दूसरी चीज इन्होंने ऐड की कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन प्लस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो दोनों साथ में आ सके और एक दूसरे से सीख सके, एक दूसरे से चीजों को सिखा सके, है ना, कोऑर्डिनेट कर सके, लर्न कर सके फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस, और रिसोर्सेज भी शेयर कर सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस है हमारे पास लॉ कमीशन 255th रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। ठीक है, इसमें आपने क्या याद रखना है, इनकी पहली रिकमेंडेशन है कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट परमानेंट सेक्रेटरिएट बनाया जाए, किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक परमानेंट इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट बनाया जाए स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए भी। ओके, जिस तरीके से आर्टिकल 98 के अंडर है लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सेक्रेटरिएट्स, उसी तरीके से इसका भी अपना सेक्रेटरिएट होना चाहिए, अपनी इसकी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। प्रोक्सी वोटिंग सिस्टम क्या है, जो कि साल 2001 से इंडिया में लाया गया है।
कि किसी एक इंसान के बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा इंसान वोट कर सके, है ना। तो ये चीज लाई गई है, लेकिन ये नहीं कि सभी कर सकते हैं, ये सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए है कि कोई आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, इन सभी के आप कह सकते हैं ये किसी को अपनी वोट आप कह सकते हैं कि आगे डेलीगेट कर सकते हैं वोट देने की पावर को। इसे हम अलग सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ प्रोक्सी वोटिंग ही करेंगे कंसेप्ट। एग्जिट पोल्स हैं जो पूरी तरीके से बैन किए गए हैं साल 2008 के एक अमेंडमेंट के साथ। अमेंडमेंट किसमें हुआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होते तब तक कोई एग्जिट पोल नहीं आ सकता सामने, क्योंकि ये एग्जिट पोल क्या करता है, वोटर्स के वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसीलिए इलेक्शन के सारे फेजेस खत्म होने तक कोई भी इस तरीके का एग्जिट पोल सामने नहीं आ सकता। नेक्स्ट है इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो पहला है लोअरिंग डाउन द वोटिंग एज। तो 61st अमेंडमेंट के साथ जो आप कह सकते हैं कि मिनिमम एज है वोट करने की, वो 18 साल से 21 साल से 18 साल की गई है। 61st अमेंडमेंट पहली चीज लिखने वाली है। कुछ और फैक्ट्स है जो वहां पे लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शन ऑफ दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पहली चीज, ईवीएम्स आर यूज्ड वाइडली नाउ एज दे आर फुल प्रूफ, लिखा फुल प्रूफ, एफिशिएंट एंड अ बेटर ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है, ये याद रखिएगा, 1998 में पहली बार यूज किए गए दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलेक्शन में। डिसक्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर वायलेटिंग द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। तो ये चीज भी याद रखिएगा जी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी आप कह सकते हैं कि जो किसी भी कंटेस्टेंट को क्या कर सकते, डिसक्वालीफाई किया जा सकता है कि वो 6 साल तक जो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन कंटेस्टिंग फ्रॉम 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अ कैंडिडेट कैन नॉट कॉन्टेस्ट फ्रॉम मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि 2 पेशों कर ही सकता है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने पिछली बारी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट किया था, और जो आप कह सकते हैं कि उनकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिससे वो हमेशा जीतते थे, उससे हार गए थे, और नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए थे। तो बताना वो दोनों के नाम क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है। एक पॉइंट आपको यहां से लिखना जरूरी है कि जो बाय इलेक्शंस होते हैं, यानी कि किसी की डेथ हो जाए या कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या कुछ भी हो जाए, है ना, तो जो बाय इलेक्शंस होते हैं वो 6 महीने के अंदर होने चाहिए। ये भी एक चीज आपने याद रखनी है। एक और आपने यहां पे पॉइंट याद रखना है अवेयरनेस के लिए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जनवरी 25 एज द नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इसी दिन आपको पता है कि इसे बनाया गया था, है ना। नेशनल वोटर्स डे जनवरी 25 को मनाया जाता है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है हॉर्स ट्रेडिंग का, ये आपको पता ही है। तो जब हंग पार्लियामेंट होती है, आपने ये चीजें मेरे ख्याल से चाहे ऐसे देखी पढ़ी हो या ना हो, लेकिन सभी ने देखा जरूर होगा। जब हंग पार्लियामेंट होती है, हंग असेंबली होती है ना, तो क्या होता है कि कोई भी पार्टी अपना मेजोरिटी साबित करने के लिए, बहुमत के लिए क्या करती है, जो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, उन्हें खरीदना बेचना शुरू हो जाता है ना। इसी को आप कह सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो जीतता किसी पार्टी से है और आप कह सकते किसी पार्टी में चला जाता है। इट इज अ प्रैक्टिस इन विच, जो हंग पार्लियामेंट के टाइम में क्या होता है, डेलिबरेटली आप जानबूझकर सोच समझ के, मान लो ए पार्टी से जीते हो लेकिन बी पार्टी में चले जाते हो, ओके, यहाँ पे अट्रैक्ट करने की, खरीदने की, बेचने की कोशिश की जाती है। इसी चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया है 10th शेड्यूल के बारे में, उसे अभी हम पढ़ेंगे। ये गवर्नर से जुड़ा थोड़ा सा है, इसके बारे में बता दूं, फिर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की तरफ बढ़ेंगे। द हंग असेंबली, आपको पता है कि गवर्नर का रोल सबसे ज्यादा हो जाता है जब हंग असेंबली हो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो गवर्नर का डिजर्शन है जो, यानी कि जो विवेक है, हंग असेंबली के टाइम पे वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग किसी एक को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और क्या करने के लिए कि अपना मेजोरिटी साबित करने के लिए इनवाइट कर सकता है ना। लेकिन एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SR बोमाई केस में 1994 में क्या कहा कि गवर्नर को ऐसी सिचुएशन में
किसे इनवाइट करना चाहिए? तो गवर्नर हैज टू इनवाइट द लीडर ऑफ द पार्टी, जो कि कमांड कर रहा हो मेजोरिटी को, उस पार्टी को जिसके पास मेजोरिटी हो, है ना, और या फिर जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो या सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप हो, ठीक है, तो उसे इन्हें इनवाइट करना चाहिए। मेजोरिटी हो, मेजोरिटी नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी नहीं है तो सबसे बड़ा ग्रुप, ठीक है। लेकिन अभी ये जो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप है या पार्टी है, यही आप कह सकते हैं कि एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, क्योंकि ग्रुप ये जो बना है ये प्री पोल ग्रुप की बात हो रही है या पोस्ट पोल या पोस्ट पोल अलायंस है ये, ठीक है, ये भी यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ये मतलब एम्बिगुअस है, अस्पष्ट रह जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अभी पढ़ते हैं। पहली चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इट डिजाइन फॉर प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस, है ना, आप कह सकते हैं कि जो ये हॉर्स ट्रेडिंग है इसे रोकने के लिए, ओके। इसे पास किया गया था 1985 में और री इन्फोर्स किया गया 2002 में। 52nd अमेंडमेंट 1985 के साथ इसे लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, याद रखिएगा। क्यों लाया गया? टू अबेंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन ऑफन टू ज्वाइन एन अपोजिंग ग्रुप। आप जीते हो ए पार्टी से लेकिन आप बी पार्टी में चले जाते हो, इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि आपको सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव समझा था ए पार्टी का, तभी आपको वोट किया था। The anti-defection law was enacted to ensure that party members does not violate, क्या violate ना करे? Mandate of the party। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो आप कह सकते हैं कि मेंबरशिप है वो ले ली जाए, डिसक्वालीफाई उन्हें कर दिया जाएगा। कैसे? तो पहली बात तो अगर आप कह सकते हैं इफ एन इलेक्टेड मेंबर्स गिव्स अप हिज मेंबरशिप, अपनी मेंबरशिप छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टी की खुद से, ठीक है, वो कहता है कि मैं अभी ए पॉलिटिकल पार्टी से जीता हूं लेकिन मैं इससे नहीं जुड़ा हुआ हूं, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद अगली चीज, इफ ही वोट्स, अगर वो वोट करता है किसी भी आप कह सकते हैं कि बिल के ऊपर अपनी पार्टी के अगेंस्ट, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली चुना गया था, इलेक्ट हुआ था, लेकिन आकर के उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर वो नॉमिनेटेड मेंबर था लेकिन आप कह सकते हैं उसने कोई पार्टी बाद में ज्वाइन कर ली, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगली चीज है डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड। आप कह सकते हैं कि ये चीज को, ये भी चीज याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जा सकता है। अगली चीज, इसे आप कह सकते हैं स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस इसे ये डिसीजन लेकर इसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या फिर स्पीकर या फिर चेयरपर्सन। तो पावर किसके पास है? स्पीकर के पास लोकसभा और राज्यसभा के पास चेयरमैन के पास। अभी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जब एंटी डिफेक्शन लॉ जहां पे नहीं लागू होता। अगर 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं, है ना, मान लीजिए 100 लोगों की पार्टी है, चुने गए हैं, उसमें से 2/3 66% कहते हैं कि हम ABC पार्टी नहीं, हम XYZ पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। एनी पर्सन इलेक्टेड एज चेयरमैन, आप कह सकते हैं कि जिसे चेयरमैन या लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया है, उसे तो आपको पता है कि पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, तो ऐसे में भी उसे निकाला नहीं, मतलब उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अर्लियर द लॉ अलाउड, या फिर कोई लॉ अलाउ करता है कि पार्टी में स्प्लिट हो सकता है, तो भी नहीं हो सकता। ओके, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? ये कौन है जी? ये लोकसभा और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, यानी कि कौन है जी? ये स्पीकर और चेयरमैन है। क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऐसे किसी भी डिसीजन के ऊपर? तो ओरिजिनली द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन वाज फाइनल, कि वो फाइनल है, उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। शुरुआत में ये चीज थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन होलोहान केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस तरीके के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। क्यों चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि आप कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस टाइम पे एक ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन कर रहा है, और हर एक ट्रिब्यूनल आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर आता है। सो ये ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट अच्छे समझ लेना है ना,
कोई भी ट्रिब्यूनल है उसके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी तरीके से ये भी एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा है इस टाइम पे, तो इसके डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये कुछ रिकमेंडेशंस है जो हमें देखनी है एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग। सो सबसे पहले है दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है, जो की बात करती है कि मेंबर्स गिविंग अप हिज मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी, तो यहां पे उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये मैंने आपको उल्टा बता दिया, इसे दोबारा समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं, ये बात करते हैं कि जो अपने आप से भी छोड़ते हैं उन्हें भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर लाना चाहिए। मेंबर वोटिंग और एब्सट्रेनिंग फ्रॉम वोटिंग अपोज्ड टू पार्टी डिसीजंस, इन्हें भी आप क्या से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी ओनली फॉर केस, ठीक है, इसके लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेन चीज ये है दिनेश गोस्वामी कमेटी की, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये 2 केसेस में ही डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इसके अलावा नहीं। लॉ कमीशन 170th रिपोर्ट, तो डिलीट द एग्जाम्पशन इन केस ऑफ स्प्लिट्स एंड मर्जेस, जो हमने 2/3 पार्टी का स्प्लिट की बात की थी, तो वो वाली बात को ये कहते हैं कि आप कह सकते हटा देना चाहिए। अगर 2/3 भी अपनी पार्टी से अलग होते हैं तो उन्हें भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। कंसीडर द प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स एज वन पार्टी अंडर 10th शेड्यूल, कि जो प्री पार्टी वो पोल बनते, प्री पार्टी अलायंस बनते हैं, उन्हें एक पार्टी माना जाए। अभी अगर प्री पार्टी बन चुके हैं, सॉरी प्री पोल बन चुके हैं, पोस्ट पोल वो चेंज होते हैं, तो उनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पार्टी शुड इशू विप्स ओनली ऑन क्रिटिकल सिचुएशंस और वोट्स। लास्ट में है इलेक्शन कमीशन, मेक द प्रेसिडेंट गवर्नर द डिसीजन मेकर with the respect to disqualification subject to binding advice of the election commission। तो इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो, कौन डिस्क्वालीफाई करे, तो ये पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास होनी चाहिए, और ये किसकी एडवाइस के ऊपर काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन की एडवाइस मानने के लिए बाउंड होने चाहिए। तो ये है जी इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें, आई होप आपको समझ आई।